प्यारे विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने मंगोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा। उससे पहले आपने इस्लाम के उदय के बारे में पढ़ा है। ये सब घटनाएं एशिया महाद्वीप की थी। अब हम यूरोप की तरफ चलते हैं। अध्याय 6, मध्यकालीन यूरोपीय समाज किस तरह का था, उसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं। 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 वर्ग मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहले पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। इन 3 वर्गों में यूरोप का मध्यकालीन समाज बटा हुआ था। सर्वोच्च स्थान पादरी वर्ग का था। यह सर्वशक्तिमान थे, सबसे शक्तिशाली थे। कुलीन वर्ग दूसरे स्थान पर आते थे। ये भी शक्तिशाली थे। इनका भी एक वर्चस्व था, समाज में एक अच्छा स्थान था। लेकिन पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन दोनों वर्गों की जो संख्या थी वो जनसंख्या का कुल 4 या 5% होगा। लेकिन जो तीसरा वर्ग था वह किसान वर्ग था, और 90% से अधिक ये किसान ही थे जो उस जनसंख्या का मुख्य भाग बनाते थे। तो ऐसा यूरोपीय समाज था। ये 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य इस तरह का सामाजिक संगठन यूरोप में हुआ करता था। जैसा कि अभी पहले बताया गया है कि सबसे जो मुख्य भूमिका थी, सबसे वर्चस्व, सबसे बड़ा स्थान, सबसे सर्वोच्च, सबसे शक्तिशाली अगर स्थान किसी का था तो वो पादरी वर्ग का था। ये पहला वर्ग था। और इन पादरी वर्ग में भी सबसे मुखिया जो था वह पोप होता था। पोप पूरे विश्व का ईसाई समाज का सबसे बड़ा धर्मगुरु था। उसके बाद आर्क बिशप, यह क्षेत्रीय जो बिशप होते थे उन पर नियंत्रण रखता था। और तीसरे स्थान पर बिशप होता था, जो अपने क्षेत्र में आने वाले जितने भी गिरजाघर, चर्च होते थे, उनके पादरियों का जो नियंत्रण था वह बिशप के पास था। तो पादरी वर्ग भी पोप, आर्क बिशप और बिशप, इस तरह से उनकी भी संगठन बना हुआ था। और ये चर्च के मुखिया होते थे, चर्च पर इनका पूरा नियंत्रण होता था। और चर्च के पास उस समय बहुत ज़्यादा भूमि के भूभाग हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी जिनसे रेवेन्यू बहुत मिलता था, बहुत आय उनसे हुआ करती थी। चर्च में वैसे भी लोग दान दिया करते थे। वो दान में आया हुआ जो धन था वह भी चर्च में रहता था। ज़मीन से प्राप्त जो कर होता था वह भी चर्च के पास रहता था। तो इस तरह से ये जो चर्च है वह बहुत धनी हो गए थे, संपन्न हो गए थे। और जो उनके मुखिया होते थे, पादरी, ये आर्क बिशप, बिशप, पोप जो भी थे, वो बड़े ही शक्तिशाली उस समय हो गए थे। और इसके अलावा किसानों से एक टीथ नामक कर भी लिया जाता था। यह कुल उपज का 10% होता था। टीथ कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। टीथ किसानों से लिया जाने वाला चर्च के द्वारा कर होता था, और ये कुल उपज का 10वां भाग ये टीथ के रूप में किसानों को चर्च के लिए देना पड़ता था। और इस तरह से आय के कई साधन थे। और जो वहाँ के पादरी थे वो बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे, और कई बार इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वो राजा के ऊपर भी नियंत्रण रखते थे, उनके ऊपर भी अपना प्रभुत्व जमाते थे। राजा भी उनसे डरने लग गए थे। ऐसी शक्ति इन पादरी वर्ग की हो गई थी, जो कि पहला उस समाज का वर्ग था। और उनके बहुत सारे विशेष अधिकार थे उन पादरी लोगों के पास। उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उन पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता था। वह चाहे कितना अत्याचार कर दे, कुछ भी कर दे, तो उनके अगेंस्ट जो है कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। और हैरानी की बात ये थी कि वैसे तो ये प्रवचन देते थे, धर्म का प्रवचन भी देते थे समाज को, लेकिन अपने आप विलासिता का जीवन जीते थे।
अर्थात चिराग तले अंधेरे वाली बात थी। ये औरों को संदेश देते थे, लेकिन अपने आप उस पर खरे नहीं उतरते थे। तो इस प्रकार का पादरी वर्ग सबसे पहला वर्ग यूरोपीय समाज का था। दूसरा जो प्रभुत्व रखने वाला वर्ग था वह कुलीन वर्ग था। ये भी शक्तिशाली वर्ग था। संख्या इनकी भी कम थी, क्योंकि इसमें भी बड़े जो शक्तिशाली लोग थे, उच्च अधिकारी, चर्च और सेना में बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े व्यापारी लोग, धनी लोग, ये लोग जो है सामंतवाद उस समय उदय हुआ है यूरोप में। तो बड़े बड़े सामंत और नाइट, ये सब लोग जो हैं कुलीन वर्ग में आते थे। उनको भी बहुत विशेष अधिकार मिले हुए थे। कर उन्हें भी नहीं देना पड़ता था। बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे। बड़ा विलासपूर्ण जीवन ये लोग भी जीते थे। अपने न्यायालय इनके होते थे, किसी को भी मृत्यु दंड दे सकते थे। बड़ी बड़ी सेनाएं इन्होंने अपने पास रखी हुई होती थी कुलीन वर्ग ने, और लोगों पर मनचाहा टैक्स लगाते थे। और उनके क्षेत्र में कोई भी बाहर से सामान आ रहा है उस पर भी चूंगी कर लगाया करते थे। बड़े बड़े महलों में आलीशान जीवन ये जीते थे, विलासिता का जीवन जीते थे, बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे और बड़े बड़े भवनों में रहते थे जिन्हें मेनर कहा जाता था। ये मेनर कई एकड़ में फैले हुए होते थे, जिसमें सारी सुविधाएं इन लोगों के पास होती थी। तो दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग जिसको कहते हैं, ये नोबिलिटी वर्ग भी इसको कहते हैं। पहला वर्ग पादरी वर्ग था, बहुत शक्तिशाली, और दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग। लेकिन जो तीसरा वर्ग था वह किसान वर्ग था, और जनसंख्या का अधिकतर भाग 90% से अधिक भाग इन किसानों का ही यूरोपीय समाज था। और ये किसान भी दो प्रकार के थे। एक पहले थे स्वतंत्र किसान और दूसरे कृषक दास। स्वतंत्र किसान की तो फिर भी स्थिति ठीक थी। ये अपने सामंत की जमीन पर कार्य करते थे, उनके काश्तकार के रूप में। जमीनें इनकी अपनी नहीं थी किसानों की भी, लेकिन ये फिर भी उनको कुछ ना कुछ फ्रीडम थी उस जमीन पर काम करने की। जो उनको अपने सामंत से जमीनें मिलती थी उस पर अपनी इच्छा से वो खेती कर सकते थे। इन पर भी ज्यादा उतने प्रतिबंध नहीं लगे हुए थे जैसे कृषक दासों के ऊपर प्रतिबंध होते थे। इन पर इतने ज्यादा स्वतंत्र किसान के ऊपर प्रतिबंध नहीं होते थे, और ज्यादा टैक्स भी इनको नहीं देना होता था। तो स्वतंत्र किसान की स्थिति कुछ बेहतर थी कृषक दास की तुलना में। जो सबसे निम्न स्तर में, निचले स्तर पर जो वर्ग था समाज का, वह कृषक दासों का था। कृषक दास को सर्फ भी कहते थे, SERF, सर्फ भी उनको कहा जाता था। और अधिकतर जो जनसंख्या थी वह इसी वर्ग से जुड़ी हुई थी, और इनका जीवन तो बिल्कुल नर्क समान था। अनेक प्रतिबंध इन पर लगे हुए होते थे। चाहे इनकी फसल हो चाहे ना हो, इन्हें तो कर देना ही पड़ता था। चर्च के लिए भी इनको टैक्स जमा करना पड़ता था, जिसको टीथ कहते थे। और राजा के को भी, अपना जो राजा होता था उसके पास भी कर इनको जमा करना ही होता था, जिसको टैली कहते थे। तो अनेक करों के बोझ के तले ये कृषक दास दबे हुए होते थे। और इसके साथ सामंत की सेना में 40 दिन काम करना वो भी बड़ा जरूरी था। और उसके साथ ही सामंत की जागीर में जाकर बेगार करना। सप्ताह में 3 दिन तो इनको सामंत की जागीर में जाकर अवैतनिक काम करना पड़ता था, जिसका उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था, कोई तनख्वाह उनको नहीं मिलती थी। भूमि अधिशेष उसको कहा जाता था, जो जमीन का उत्पादन होता था उसको भूमि अधिशेष कहा जाता था। अर्थात इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अपनी इच्छा से तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। सामंत की अनुमति के बिना ना तो वो जागीर को छोड़ सकते थे, ना वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, स्कूल में पढ़ाई कुछ नहीं कर सकते थे, चर्च में जाने का भी उनको अधिकार नहीं था। अपना विवाह या अपने बच्चों का विवाह सामंत की अनुमति के बिना नहीं कर सकते थे। अगर आटा भी पिसवाना है तो सामंत की चक्की में ही पिसवाना है, दूसरे सामंत की चक्की में जाके आटा नहीं पीसना है। उनको ये डर रहता था कि कहीं दूसरा सामंत जो है उस कृषक दास को अपने साथ ना ले जाए।
तो उन पर इसीलिए प्रतिबंध बहुत ज़्यादा लगा रखे थे और उन पर इतने अत्याचार ये सामंत लोग करते थे, लेकिन उन अत्याचारों की कहीं पर भी वो अपील नहीं कर सकते थे, कोई मुकदमा नहीं कर सकते थे, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे। अर्थात उनका जो जीवन था वह जानवरों से भी बदतर था। पूरे दिन में 18 घंटे काम करने के बाद भी उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता था। गंदी झोंपड़ियों में रहते थे जहाँ पर अनेक भयंकर बीमारियां इन्हें लगती थी और ये मृत्यु का ग्रास भी बन जाया करते थे। तो ये तीसरा वर्ग, कृषक वर्ग, किसान वर्ग, जिसके कि दो भाग हैं, स्वतंत्र किसान और कृषक दास। कृषक दास की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। तो तीन वर्ग के बारे में अभी इस अध्याय में हमने शुरुआत की है। पहला वर्ग पादरी वर्ग है, दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग है। इन दोनों वर्ग की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जो तीसरा वर्ग है, किसान वर्ग है, वो जनसंख्या का अधिकतर भाग बनाता था और स्थिति बहुत ही दयनीय यूरोपीय समाज में 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य थी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर इस अध्याय में है तो वह है सामंतवाद। सामंतवाद यूरोपीय समाज का सबसे महत्वपूर्ण और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है मेडिवल पीरियड का। ये जो सामंतवाद है ये फ्यूड, जर्मनी का एक शब्द है फ्यूड, उससे बना है, जिसका अर्थात है भूमि का टुकड़ा। जर्मनी भाषा में फ्यूड भूमि के टुकड़े को कहते हैं, अर्थात जिसको जागीर भी कहा जाता है। और राजा ने ये जागीरें सामंतों में बांट दी थी, बड़े बड़े धनी लोगों में बांट दी थी, और वहीं से इस सामंतवाद की शुरुआत हुई है। सबसे पहले सामंतवाद गौल नामक स्थान से ये शुरू हुआ था, जिसको अब फ्रांस कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया सभी देशों में ये सामंतवाद फैला है। इन सामंतों की भी अनेक श्रेणियां थी। बड़ा सामंत होता था, उसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें हो जाती थी, फिर वो अपनी ज़मीन का कुछ भाग छोटे किसानों में दे दिया करते थे, जिनको नाइट कहा जाता था। नाइट फिर आगे और दे देते थे, किसानों में ज़मीनें बांट देते थे। किसान जो है फिर आगे कृषक दासों को से काम करवाते थे। तो सबसे ऊपर राजा होता था, ज़मीन का मालिक राजा ही होता था, राजा ही माना जाता था। और सबसे जो निचली तबके का जो व्यक्ति इसमें था वह कृषक दास था। तो अनेक कड़ियाँ राजा से लेकर स्वतंत्र कृषक दास तक इसमें अनेक कड़ियाँ बन गई थी मध्यकालीन यूरोपीय समाज में। तो सामंतवाद के पीछे कारण क्या रहे हैं, क्यों ये सामंतवाद का उदय मध्यकालीन समय में यूरोप में हुआ था। पश्चिम यूरोप का जो अधिकतर भाग था उस समय रोमन साम्राज्यों का भाग हुआ करता था। लेकिन जैसे ही रोमन साम्राज्यों का पतन हुआ, जिसके बारे में कि आप पहले पढ़ चुके हैं, रोमन साम्राज्यों के पतन के बाद वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बिगड़ गया। अनेक आक्रमण बाहरी लोगों ने करने आरंभ कर दिए। रोमन साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लग गया। राजा की शक्ति क्षीण होने लग गई। बाहरी आक्रमणकारियों ने, जो कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है, मंगोल साम्राज्यों में बाहरी आक्रमण होने लगे, साम्राज्यवादी नीति अपनाने लगे बाहरी लोग, और अंदर भी छोटे छोटे टुकड़ों में वहाँ के देश बंटने लगे, गृह युद्ध छिड़ने लगे, आपस में ही वहाँ पर लोग लड़ने लगे, और इस वजह से राजा के नियंत्रण से स्थिति बाहर होने लग गई थी। और इसका ये देखते हुए, ऐसी स्थिति को देखते हुए राजा ने अपनी ज़मीनें कुछ सामंतों में बांटनी शुरू कर दी, और उसके बदले में उनसे सेना की मदद लेनी आरंभ कर दी। तो राजा ने ज़मीनें सामंतों में दे दी, सामंतों ने अपनी सेनाएं रखनी शुरू कर दी, और उन सेनाओं से वह अपने राजा की रक्षा और उसकी मदद किया करते थे। और ये सामंतवाद सबसे पहले गौल नामक स्थान से, जो कि रोमन साम्राज्य का ही ये भाग था, गौल, वहाँ पर एक जर्मन की जनजाति फ्रैंक ने
486 ईस्वी में आक्रमण किया था और उन्होंने उस गौल नामक स्थान का नाम बदल करके फ्रांस रख दिया था, जो कि आज एक स्वतंत्र देश है फ्रांस। और 496 ईस्वी में वहाँ के लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था और वहाँ का एक शक्तिशाली शासक बाद में हुआ है 8वीं शताब्दी में, जिसको शार्लमैन कहते थे। और ये शार्लमैन के संबंध पोप लियो के साथ अच्छे संबंध इसके थे और ये साम्राज्यवादी शासक था, इसलिए उसने सामंतों की सहायता चाहता था अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए। उनमें अपनी जागीरें उसने बांट दी और उनको सारी शक्तियां दे दी कि वो अपने क्षेत्र में न्यायिक और दूसरे अधिकार ले सकते हैं। न्यायिक शक्तियां दे दी, दूसरे अधिकार, राजस्व को प्राप्त करने के अधिकार जो है शार्लमैन शासक ने उन सामंतों को दे दिए। और उसके बदले में वह राजा उन सामंतों से सेना की मदद चाहता था कि समय पर वो उसकी मदद करे। अतः इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांस में सबसे पहले इस तरह सामंतवाद आया जब शार्लमैन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हुए अनेक सामंतों में जागीरें बांट दी और उनसे सेना की वह मदद चाहता था। अब इस सामंतवाद की खासियत क्या थी, क्या मुख्य बात इस सामंतवाद की थी? राजा भूमि का स्वामी होता था, नाम से तो राजा ही समस्त भूमि का स्वामी होता था। वह अपनी जमीनें, जागीरें, ये जागीरें कम क्षेत्र भी होती थी और कई बार ये जागीरें कई सैकड़ों गांव उस एक जागीर में हुआ करते थे। इतनी बड़ी जागीरें भी हुआ करती थी जो कि सामंतों में बांट दिया करता था। तो सबसे सर्वोच्च स्थान इसमें राजा का ही होता था और उसने सामंत में अपनी जमीनें बांट दी थी। और सामंत अनेक नाम उनको दिए जाते थे। आज भी हम इस तरह के यूरोपीय समाज में नाम सुनते हैं, ड्यूक, काउंट, अर्ल, विस्काउंट, इस तरह की उपाधियां वे धारण कर लेते थे। सामंत सम्मान पूर्वक सूचक होते थे, उन्हें इस तरह से पुकारा जाता था। और समय के साथ इन सामंतों ने अपनी जमीनें छोटे सामंतों को आगे बांट दी, जिनको नाइट कहते थे। अर्थात सामंत अपने क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली हो गया, अपने न्यायालय चलाता था, अपनी मुद्राएं चलाता था और कई बार इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वह राजा की भी परवाह नहीं करते थे, उनके आदेश को भी नहीं मानते थे, उनसे भी शक्तिशाली हो गए थे धीरे धीरे ये सामंत लोग। बड़े बड़े मेनर में रहते थे। मेनर आवास स्थान को कहते हैं, जो सामंत का आवास स्थान, जहाँ सामंत रहता था, उसके ये आवास स्थान होते थे। और ये आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में कि ये मेनर कम छोटे नहीं होते थे, इसमें अपने कारखाने होते थे। ऊंचे स्थान पर एक दुर्ग, किला होता था जिसमें कि सामंत रहता था। इसके साथ ही उसमें कई कारखाने होते थे और कृषक दासों के लिए कई झोंपड़ियां होती थी, कई शराब को बनाने वाले संपीडक हुआ करते थे, कारखाने कई तरह के इसमें हुआ करते थे, जंगल होते थे जहाँ सामंत शिकार किया करते थे। तो इनका मेनर का बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता था। ये मेनर बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेनर क्या होता है। तो जो लॉर्ड या सामंत का आवास स्थान है उसे मेनर कहा जाता था। तो जैसा पहले कहा गया है कि सामंत कई बार अपनी ज़मीनों को छोटे सामंतों में बांट देते थे, जिनको नाइट कहा जाता था। और जो ये ज़मीन उन नाइट को दी जाती थी सामंत के द्वारा, उसे फीप कहते थे। ये फीप शब्द भी महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना है कि जो फीप क्या होता था, ये ज़मीन का वह भूभाग होता था जो बड़े सामंत ने नाइट को दिया हुआ होता था। ये नाइट छोटी भी होती थी और कई बार बड़ी भी होती थी। सामंत इन नाइट को ज़मीनें इनसे कई बार वापस भी ले लेते थे अगर ये नाइट अच्छा काम नहीं कर देते थे। और कई बार इन फीफ का जो क्षेत्रफल है वो उपहार स्वरूप कई बार सामंत खुश होकर के बढ़ा भी देते थे। तो पूरा अधिकार सामंत ने अपने पास रखा होता था और नाइट भी उसी तरह से सामंत की मदद करते थे जैसे सामंत राजा की करते थे। तो समय पर जब भी कभी सेना की आवश्यकता होती थी तो नाइट भी सामंत को अपनी सेनाएं मदद करते थे। सबसे जो दयनीय स्थिति थी वो यहाँ से दोबारा बात की जा रही है, कृषक दास की थी। सबसे ज़्यादा संख्या इनकी थी। 18 घंटे काम करने के बाद भी भरपेट इनको भोजन नहीं मिलता था। नर्क समान इनका जीवन हुआ करता था।
इनको बेगार करनी पड़ती थी सामंत या नाइट के पास जाकर, सप्ताह में 3 दिन। और टीथ और टैली नामक कर भी इनको देने ही होते थे। लेकिन समय के साथ सामंतवाद का पतन वहाँ पर हुआ है। ये अलग अलग समय में हुआ है सामंतवाद का पतन। यूरोप में जैसे कि इंग्लैंड में ये 1485 ईस्वी में हुआ है, फ्रांस में 1789 ईस्वी में, जर्मनी में 19वीं शताब्दी में हुआ है 1848 में, और रूस में तो अभी 20वीं शताब्दी में सामंतवाद का पतन हुआ है। इसके अनेक कारण हैं कि ये पतन किस तरह से हुआ। क्योंकि आम लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय करती थी। आरंभ में तो सामंतवाद के बड़े लाभ रहे थे। राजा की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी, सामंतों ने अपनी सेनाएं रखी थी, मदद करते थे, बाहरी आक्रमणकारियों से बचाव होने लग गया था राजा का शक्ति वहाँ पर। गृह युद्ध वाली स्थिति से अब बच गए थे। तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था अपने क्षेत्र में सामंतों ने अच्छी बना ली थी। लेकिन समय के साथ वो धनी हो गए, संपन्न हो गए, और उन्होंने गरीब लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार करने आरंभ कर दिए, और आम लोगों की स्थिति बहुत ही खराब उस समय हो गई थी। धर्मयुद्ध, जैसा कि हम जानते हैं, धर्मयुद्ध के बारे में हमने पहले पढ़ा है, ईसाई और मुसलमानों के मध्य ये लगभग 200 वर्ष तक धर्मयुद्ध चले हैं जेरूसलेम को लेकर। और पोप के कहने पर बहुत सारे सामंतों को धर्म युद्ध में भाग लेना पड़ा था, और ये सामंत उसमें कई मारे भी गए थे, और उनका ध्यान पूरा धर्म युद्ध की तरफ गया। तो अपने वो जहाँ पर उनका क्षेत्र था, जागीरें थी, उसकी तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देने लगे, और उनकी जो स्थिति है वो नाजुक धीरे धीरे होने लग गई थी। तो धर्म युद्ध के कारण भी सामंतवाद का पतन हुआ है। साथ में राष्ट्रीय राज्य, अब जो सामंतवादी प्रथा, अपना भूभाग को छोड़कर लोग अपने देश को समझने लगे थे। राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान होने लगा था, अपने देश के प्रति बहुत समर्पित होने लगे थे। इसलिए सामंतों की स्थिति फिर कमज़ोर होने लगी थी। कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ पर 1347 से लेकर 1350 ईस्वी तक एक प्लेग नामक बीमारी भी फैली थी, जिसको कि काली मौत कहते हैं, और किसानों की बहुत मौत हुई थी। फिर किसानों की संख्या कम होने लगी थी, तो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग गई, अर्थात वो अपने लिए कुछ रियायतें मांगने लग गए। जब रियायतें पूरी नहीं होने लगी तो वो विद्रोह भी करने लग गए। तो कृषकों ने भी विद्रोह आरंभ कर दिए थे सामंतों के खिलाफ, जब सामंतों की स्थिति कुछ कमज़ोर होने लगी थी। और सबसे महत्वपूर्ण इसका कारण रहा है मध्य श्रेणी का उत्थान। ये जो बीच में एक मध्य श्रेणी आई है, मिडिल क्लास, क्योंकि व्यापार बढ़ने लगा था, लोगों के पास पैसा आने लग गया था, तो एक और श्रेणी बीच में आ गई थी, मिडिल क्लास। इन्होंने राजा को धन देना शुरू कर दिया कि आप अपनी सेनाएं रखो, क्यों तुम इस पर निर्भर हो, सामंत की सेना पर निर्भर हो, अपनी सेना बनाओ। तो व्यापारियों ने, धनी लोगों ने, बहुत सारे एजुकेटेड लोग उस समय आ गए थे, जिन्होंने बाहर दुनिया देख ली थी। धर्मयुद्ध के कारण वो दूसरे देशों में भ्रमण करके आए थे, और वहाँ की स्थिति उन्होंने देखी थी, और राजा को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप अपनी सेना रखिए, आपको हम धन देते हैं। तो इस मध्य श्रेणी ने बहुत सहायता की है एक राष्ट्रीय राज्य बनने में, राजा की स्थिति को सुदृढ़ करने में, और सामंतवाद के पतन में इनका योगदान रहा है मध्यम श्रेणी का। और आपस में ये सामंत क्योंकि शक्तिशाली थे, सेनाएं इनकी आपस में थी, तो दूसरे सामंत के साथ इनके ईर्ष्या की वजह से, आपसी झगड़ों की वजह से तनाव रहते थे, लड़ाइयाँ करते रहते थे, और आपस में ही युद्ध करके, लड़ाइयाँ करके भी ये मारे जाने लगे। नए व्यापारिक नगर भी अस्तित्व में उस समय आए, जैसे कि वेनिस, जनेवा, फ्लोरेंस, पेरिस, लंदन। ये सब नए शहर उस समय आए जो कि व्यापार और उद्योग के बड़े बड़े केंद्र बनने लग गए। वहाँ पर अनेक सुविधाएं होने लग गई, और जो कृषक दास थे ना, जो गाँव में जो काम करते थे, ये कृषक दास जिनकी स्थिति पहले बहुत खराब थी, अब वो बड़े बड़े शहरों में जाने लग गए, उनको वहाँ काम धंधे मिलने लग गए व्यापारिक नगरों में। अब वो क्यों रहे सामंतों के पास, वे लोग अब वहाँ पर जाने लग गए, उनको अपनी रोजगार शहरों में मिलने लग गए। सामंतों के पास फिर कृषक दास नहीं रहे, तो काम किसने करना था, अर्थात सामंतों की स्थिति खराब होने लग गई, सामंतवाद का पतन अब निश्चित था। और सबसे बड़ी बात, मुद्रा का प्रचलन हो गया। पहले तो केवल वस्तुओं का विनिमय होता था,
कि भोजन के बदले में वस्त्र दिए जाएं, वस्त्र मतलब एक चीज को दिया जाए दूसरी को लिया जाए, इस तरह से आदान प्रदान होता था। अब मुद्राएं आनी शुरू हो गई, पैसा आना, रुपया जैसे हमारे देश में मुद्रा है, वहां पर भी मुद्राएं आनी शुरू हो गई। और अब जो भी उन्होंने अपनी चीज लेनी होती थी वो मुद्रा दे करके उस वस्तु को खरीद लेते थे। अर्थात सामंत के ऊपर निर्भरता अब कृषकों की, कृषक दासों की बहुत कम होने लग गई। और इस तरह से सामंतवाद का पतन यूरोप से समय के साथ हो गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हमने यहाँ पर लिया है। तीन वर्ग के बारे में हमने पढ़ा है और साथ में सामंतवाद के बारे में कि ये सामंतवाद क्या था, ये कैसे कहाँ आरंभ हुआ और इसका पतन किस तरह से हुआ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और जो यहाँ पर टॉपिक दिए जाते हैं उसको पढ़िए, उसको अपनी होमवर्क नोटबुक में ज़रूर लिखिए और चेकिंग के लिए अपने सब्जेक्ट टीचर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।